औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर, अब लेक्चर नंबर भी लिखना चाहिए था मुझे। लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 11 में हम पढ़ेंगे, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे एफिशिएंसी। क्या पढ़ रहे थे? एफिशिएंसी। मैंने आपको कहा था कि एस्टिमेटर कब एफिशिएंट होता है? जिसका वेरिएंस किसी एस्टिमेटर का वेरिएंस दूसरे एस्टिमेटर के वेरिएंस से कम हो तो वो अन एफिशिएंट होता है। एफिशिएंट के लिए अनबायस्ड होना ज़रूरी है। ये एग्जांपल के साथ समझते हैं कि एफिशिएंसी होती क्या है। लेट 4 सैंपल्स हैं, x1, x2, x3 एंड x4। P are random sample of size n is equal to 4। देखिए 4 सैंपल हैं, 1 2 3 4, n is equal to 4 from a normal distribution with mean mu and variance sigma square। ये आपने पहले नहीं यहाँ इस तरह देखा होगा। इससे मुराद n से मुराद है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये पहला जो होता है ये मीन है आपका, और ये आपका है जो वेरिएंस। यानी ये क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है x1, x2, x3, x4 4 सैंपल्स लिए गए हैं और चारों की चारों क्या है? रैंडम सैंपल्स हैं। साइज़ कितने? 4 के हैं। इन चारों सैंपल्स का मीन क्या है? म्यू है, और वेरिएंस मतलब x1 का मीन म्यू, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, x2 का मीन म्यू, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, x3 का मीन म्यू, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, x4 का मीन म्यू, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। ये किससे मुराद ये है? ठीक है। स्टैटिस्टिशियन, एक स्टैटिस्टिशियन जो है, स्टैटिस्टिशियन विशेस टू एस्टिमेट, वो एस्टिमेट करना चाह रहा है द मीन। statistician wishes to estimate the mean by using either of the following two estimators, either of the two estimators। T1 एक एस्टिमेटर है, लिख रहा हूँ ताकि आपको टेंशन ना हो। T1 जो एस्टिमेटर है, उस T1 बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाय 4। ये दिया गया, ये गिवन है। T1 भी गिवन है, T2 भी गिवन है। x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाय 7। मैं फिर दोबारा आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। 4 सैंपल्स दिए गए हैं। पहले 4 सैंपल n इज इक्वल टू, पहले का मीन म्यू है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। दूसरे का मीन म्यू है, सिग्मा स्क्वायर है। तीसरे चौथे का मीन म्यू है और वेरिएंस। स्टैटिस्टिशियन स्टैटिस्टिशियन है, उसकी ख्वाहिश ये है, वो एस्टिमेट करना चाहता है मीन एस्टिमेट बाय यूजिंग आइदर ऑफ द टू एस्टिमेटर। इन दो एस्टिमेटर को इस्तेमाल कर, यानी साबित करना है कि T1 और जो T2 है वो एफिशिएंट। T1 और 2 विच वन इज एफिशिएंट? T1 और T2 में से विच वन? T1 and T2 and estimators in which estimator is efficient। इन दोनों में से उसने कहा है साबित करो कि दोनों में से जो एफिशिएंट है वो कौन सा है। मैंने आपको डेफिनेशन में पढ़ाया था, लास्ट डेफिनेशन में, कि जो एफिशिएंट होता है उसके लिए अनबाइस्ड होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले
हम इन दोनों को चेक करते हैं क्या ये अनबाइस्ड हैं या नहीं। अगर ये अनबाइस्ड होंगे तो फिर हम चेक कर सकेंगे ये एफिशिएंट है। तो दोनों का वेरिएंस लेकर सबसे पहले इन दोनों को चेक करते हैं अनबाइस्ड। तो T1 का भी एक्सपेक्टेशन लेंगे। अगर T1 की एक्सपेक्टेशन लें और म्यू के इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे T1 अनबाइस्ड है। T2 की एक्सपेक्टेशन लें और म्यू के इक्वल आ जाए हम कह देंगे T2 भी अनबाइस्ड है। फिर हम क्या लेंगे, इसका वेरिएंस लेंगे, ठीक है, इसका भी वेरिएंस लेंगे। जिन दोनों का वेरिएंस कम आ जाएगा तो वो एफिशिएंट होगा। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट हम क्या चेक करते हैं कि फर्स्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 साबित करना है कि वो म्यू के इक्वल है। फर्स्टली पहले ये चेक करना है कि एक्सपेक्टेड एंड दूसरे की भी एक्सपेक्टेशन लें वो क्या हो, वो भी म्यू हो। क्यों? क्योंकि साबित करना है कि T1 और T2 अनबाइस्ड हैं, इसलिए अनबाइस्ड होंगे तो एफिशिएंट होंगे ना। तो इस वजह से दोनों को चेक करते हैं। T1 आपका है x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाय 4। T2 आपका क्या है x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाय 7। T1 का एक्सपेक्टेशन है, टेकिंग एक्सपेक्टेशन ऑन बोथ साइड्स। इधर भी एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T1 ले लिया, इधर भी एक्सपेक्टेड x2 प्लस x3 प्लस x4। 4 इज़ अ कांस्टेंट, मैंने अब बताया था कांस्टेंट बाहर चला जाता। तो एक्सपेक्टेशन आ जाएगी x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। एक्सपेक्टेशन को अंदर ले जाए 1/4 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 प्लस x2 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x3 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x4। एक्सपेक्टेशन से मुराद होता है मीन। मीन x1 का क्या, x2 का मीन क्या, x3 का, x4। अब हमने पढ़ा था यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया x1 x2 x3 x4 चारों का मीन क्या है, म्यू है। तो एक्सपेक्टेशन से मुराद भी मीन है। तो इसका मतलब ये हुआ इसका मीन म्यू, ये भी म्यू, ये भी म्यू, ये भी म्यू। तो 1/4 म्यू प्लस म्यू प्लस म्यू प्लस म्यू। तो ये आ जाएगा 1/4 इंटू 4 म्यू। 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास क्या आ जाएगा, म्यू। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ T1 जो हैगी वो म्यू के इक्वल है। तो T1 इज़ अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। इसी तरह T2 को चेक कर लेते हैं। टेकिंग एक्सपेक्टेड वैल्यू या एक्सपेक्टेशन ऑन बोथ साइड्स। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T2 x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाय 7। 1/7 कांस्टेंट अब बाहर चला जाएगा। एक्सपेक्टेशन अंदर अप्लाई कर दें। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 ये भी कांस्टेंट अब बाहर चला जाएगा तो 2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2। 3 बाहर चला जाएगा, 3 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x3 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x4। x1 x2 x3 x4 चारों का मीन म्यू है। तो म्यू प्लस 2 म्यू प्लस 3 म्यू और म्यू 1 2 3 6 और 1 7, 1/7 7 म्यू। ये कट गया, ये म्यू आ गया। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T2 म्यू आ, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T1 भी म्यू आ गई है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T2 भी म्यू आ गई। तो हैंस T1 एंड T2 आर अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। यहाँ लिख देते हैं हैंस T1 एंड T2 आर अनबाइस्ड, दोनों अनबाइस्ड हैं एस्टिमेटर ऑफ म्यू के। अब अनबाइस्ड हैं तो एफिशिएंसी चेक कर सकते हैं। तो हम क्या लेंगे, वेरिएंस लेंगे। पहले का वेरिएंस ले लेते हैं, वेरिएंस ऑफ T1। वेरिएंस क्यों ले रहे हैं, इसलिए ले रहे हैं ताकि देख सकें कि कौन सा एफिशिएंट है। वेरिएंस ऑफ T1 हमारे पास क्या है, T1 हमारा ये है x1 प्लस x2 प्लस, तो x1 प्लस x2 प्लस x3
प्लस x4 डिवाइडेड बाय 4। और यहाँ पे वेरिएंस हमने लेना है t2 का। t2 हमारे पास क्या था, x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 प्लस x4 डिवाइडेड बाय 7। हमें पता है स्टैंडर्ड डेविएशन होती है s और वेरिएंस होता है s स्क्वायर। वेरिएंस क्या है, s स्क्वायर है। वेरिएंस क्या है, s स्क्वायर है। ये कांस्टेंट जब बाहर आएगा तो स्क्वायर होके बाहर आएगा, तो वेरिएंस आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4। अब ये चारों के चार रैंडम है, तो ये चार स्क्वायर होके क्यों बाहर आया, क्योंकि वेरिएंस जो होता है वो s स्क्वायर होता है। तो कांस्टेंट जो है हमेशा याद रखें, जब भी कांस्टेंट वेरिएंस से बाहर आएगा तो स्क्वायर होके बाहर आएगा। 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, 4 जब बाहर आएगा तो 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 1/16 आ जाएगा। तो यहाँ पे रैंडम वेरिएबल है, तो वेरिएंस ऑफ x1 प्लस वेरिएंस ऑफ x2 प्लस वेरिएंस ऑफ x3 प्लस वेरिएंस ऑफ x4 1/16। वेरिएंस ऑफ x1 का वेरिएंस x2 x3 x4, ये देखो चारों का वेरिएंस आपके पास क्या है, सिग्मा स्क्वायर है। तो चारों का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा प्लस चारों का ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 सिग्मा स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, 4 4 16, तो 1/4 सिग्मा स्क्वायर। ये आ गया वेरिएंस ऑफ t1। इसी तरह वेरिएंस ऑफ t2 निकालने ज़रा ध्यान से। वेरिएंस ऑफ t2 7 कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्क्वायर होके बाहर आ जाएगा। ये देखो स्क्वायर होके बाहर आ गया, तो अंदर क्या आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ x1 प्लस 2x2 प्लस 3x3 प्लस x। ये आ जाएगा वेरिएंस ऑफ t2। 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49। अब वेरिएंस x1 आ जाएगा। ये देखो वेरिएंस 2x2, 2 इज़ अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट स्क्वायर होके बाहर आएगा, तो वेरिएंस ऑफ x2 आ जाएगा। प्लस 3 इज़ अ कांस्टेंट, स्क्वायर होके बाहर आ जाएगा, तो वेरिएंस ऑफ x3 आ जाएगा। प्लस वेरिएंस ऑफ x4 आ जाएगा। याद रखें जब भी वेरिएंस अप्लाई होता है कांस्टेंट स्क्वायर होके बाहर आता है। ये भी कांस्टेंट है, जब इस पे वेरिएंस अप्लाई होगा वेरिएंस 2 है, तो 2 स्क्वायर होके बाहर आएगा तो वेरिएंस x2 है। 3 पे आएगा तो 3 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ x3 आ जाएगा। तो इसी तरह वेरिएंस 1/4 वेरिएंस ऑफ x1 क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। वेरिएंस ऑफ x2 क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9। वेरिएंस ऑफ x3 क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर। x4 क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर। तो 1 + 4 5, 5 + 9 14, 14 + 1 15, तो 1/49 ये 15 सिग्मा स्क्वायर आ गया। मतलब 15/49 सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस ऑफ वेरिएंस ऑफ 2। वेरिएंस ऑफ t1 ये आ गया, वेरिएंस ऑफ t2 ये आ गया। ठीक है, मतलब देयरफॉर वेरिएंस ऑफ t1 जो आ गया है 1/4 सिग्मा स्क्वायर आ गया, और वेरिएंस ऑफ t2 आ गया है 15/49 सिग्मा स्क्वायर। अब यहाँ से नज़र नहीं आ रहा कि कौन सा छोटा है, यहाँ से वन शॉट क्लियरली समझ नहीं आ रहा कि दोनों में से छोटा कौन सा है और कौन सा एफिशिएंट है। तो हमने ये देखा है, जो डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको कहा था कि ये इससे छोटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम दोनों की रेशियो लें, अगर <1 आ जाए तो हम कहेंगे कि θ1 इज़ अनबाइस्ड एस्टिमेट। दोनों को तकसीम कर लेते हैं या रेशियो ले लेते हैं। मतलब हमने करना है देयरफॉर वेरिएंस ऑफ t1 डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ t2। ऊपर क्या है, 1/4 सिग्मा स्क्वायर, नीचे क्या है 15/49 सिग्मा स्क्वायर। ये से कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/4, इसको ऊपर ले जाए, ये 49/15 आ जाएगा। ये आ जाएगा 49/15 4 60। तो ये आ जाएगा वेरिएंस ऑफ t1 डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ t2। 49 को 60 पे डिवाइड कर दें, 49 को 60 पे डिवाइड कर दें। देखिए वेरिएंस ऑफ t1 डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ t2 0.8161 आ गया, यानी <1 वैल्यू आ गई है। तो <1 आ जाए तो इट्स मीन्स डैट कि जो ऊपर वाला एस्टिमेटर होगा वो एफिशिएंट होगा t2 से। तो यहाँ पे लिख सकते हैं t1 इज़ एन एफिशिएंट एस्टिमेटर
देन T2। तो हमने यही चेक करना था कि T1 और T2 में से कौन सा एस्टिमेटर जो है वो एफिशिएंट है। तो सबसे पहले T1 और T2 को देखा कि वो अनबाइस्ड हैं या नहीं है, तो अनबाइस्ड निकले। तो अनबाइस्ड के बाद हमने T1 और T2 को चेक किया कि दोनों का वेरिएंस लिया और दोनों की रेशियो ली। अगर रेशियो बना लेस देन 1 आ जाए, इट्स मीन्स दैट ऊपर वाला T1 अन एफिशिएंट है। अगर ये आंसर जो है वो ग्रेटर देन 1 आ जाता तो इट्स मीन्स दैट T2 एफिशिएंट होता। हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि अच्छी तरीके से हम समझ सकें। एक और एग्जांपल लिख लें हैं एफिशिएंसी के लिए, चेक करते हैं। तो क्वेश्चन दिया गया रैंडम सैंपल random sample x1 x2 up to so on x8 is to be taken from a normal population with इनका जो मीन है with मीन म्यू है एंड वेरिएंस उसने दिया हुआ है सिग्मा स्क्वायर है। द फॉलोइंग statistics are to be taken for mu। T1 दिया गया है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 और T2 दिया गया है 2x2 माइनस x4 प्लस 4x5 प्लस x8 डिवाइडेड बाय 6। T3 दिया गया है x8 माइनस x1 डिवाइडेड बाय 8 और T4 दिया गया है x5। अब पहला क्वेश्चन जो है, पहला पार्ट, फाइंड अनबाइस्डनेस फॉर T1 T2 T3 एंड T4। यानी आपने T1 की एक्सपेक्टेशन लेनी है और देखना है वो म्यू के इक्वल आती है कि नहीं। T2 की एक्सपेक्टेशन लेनी है वो म्यू के इक्वल आती है कि नहीं। T3 की एक्सपेक्टेशन लेनी है वो म्यू के इक्वल आती है कि नहीं। T4 की एक्सपेक्टेशन लेनी है कि म्यू के, अगर म्यू के इक्वल आ जाती है अनबाइस्ड है, जिसकी म्यू के इक्वल ना आएगी वो बाइस्ड होंगे। और नंबर 2, विच ऑफ द इन, ये कह लें इन T1 एंड T2 विच वन इज एफिशिएंट। T1 और T2 को देखना है इनमें से कौन सा एफिशिएंट है। एंड इन T3 एंड T4 विच वन इज एफिशिएंट। ठीक है, तो ट्राई करते हैं। चारों को चेक करना है। देखो मैं ऐसे लाइन डाल लेता हूँ, चारों को लिख लूँगा और चारों की अनबाइसनेस चेक करूँगा। ठीक है, T1 आपका यहाँ पे लिख लेता हूँ। T1 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। T2 यहाँ पे लिख लेता हूँ। T2 इज इक्वल टू 2x2 माइनस x4 प्लस 4x5 प्लस x8 डिवाइडेड बाय 6। और T3 जो है वो दिया गया है x8 माइनस x1 डिवाइड बाय 8 और T4 दिया गया है x5। अलग चेक करेंगे एक्सपेक्टेशन। यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एक्सपेक्टेशन ऑन बोथ साइड, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ T1, तो इधर भी आ जाएगी एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3।
एक्सपेक्टेशन अप्लाई करें, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x3 डिवाइड बाय 3। अब हमने यहाँ पे क्वेश्चन में हमें पता है जो x1 से लेकर x8 तक नॉर्मल पॉपुलेशन से लिए गए हैं, जिसका मीन क्या है म्यू है और वेरिएंस क्या है सिग्मा क्या है। मीन क्या है म्यू, एक्सपेक्टेशन इसकी क्या आएगी म्यू, मतलब x1 की x2 x3, तो म्यू प्लस म्यू डिवाइड बाय 3। तो ये क्या आ गया 3 म्यू बाय 3, 3 से गेट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t1 क्या आ गई म्यू आ गई। इट्स मीन्स दैट t1 इज अनबाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। इसको इस पर डिवाइड किया म्यू आ गया, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t1 किसके इक्वल आ गई म्यू के। इट्स मीन्स दैट t1 जो है अनबाइस्ड एस्टिमेटर है म्यू का, यहाँ पे लिख सकते हैं t1। इसी तरह t2 एक्सपेक्टेशन अप्लाई करें, टेकिंग एक्सपेक्टेशन ऊपर आएगी, एक्सपेक्टेशन में 1/6 बाहर चला जाएगा, 2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x2 माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x4 प्लस 4 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x5 प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x8 1/6 आ जाएगी। एक्सपेक्टेशन x3 क्या आ जाएगी 2 x2 की म्यू माइनस ये भी म्यू आ जाएगा, ये 4 म्यू आ जाएगा, ये भी म्यू आ जाएगा। 2 + 4 6, ये -6 से कैंसिल हो गया, तो 1/6 6 म्यू, ये भी कैंसिल हो गया। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t1 भी किसके इक्वल आ गई म्यू के। इस पर भी एक्सपेक्टेशन ले लें, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t, इधर भी एक्सपेक्टेशन ऑफ x8 आ जाएगा माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 आ जाएगा, 8/8 आ जाएगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t3 ये क्या आ जाएगा म्यू माइनस म्यू डिवाइड बाई 8, तो 0/8 0 आ गया। ये क्या आ गया इक्वल टू म्यू नहीं आया, तो t3 इज बाइस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू, सिर्फ t3 बाइस्ड है। इसको भी चेक कर लेते हैं, टेकिंग एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t4 इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x5। x5 की एक्सप्रेशन क्या होगी म्यू, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t4 क्या आ गई म्यू। ये भी अनबाइस्ड है, ये भी अनबाइस्ड है और ये भी अनबाइस्ड। द t1 t2 और t4 अनबाइस्ड है और t3 बाइस्ड है। यहाँ पे उसने 2 क्वेश्चन पूछे थे, पहला था फाइंड अनबाइस्डनेस, हमने t1 चेक किया अनबाइस्ड आया, t2 चेक किया ये भी अनबाइस्ड आया, ये भी अनबाइस्ड है, जबकि ये बाइस्ड आया और ये भी अनबाइस्ड है। क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 में t1 है t2 विच वन इज एफिशिएंट। अब देखो t1 और t2 क्या है अनबाइस्ड है, तो इसकी एफिशिएंसी चेक की जा सकती है। t3 और t4 में क्या है, t3 तो आ गया है बाइस्ड। अगर कोई एस्टिमेटर बाइस्ड आ जाए तो इसमें हम चेक नहीं कर सकते हैं कि एफिशिएंट कौन सा है, क्योंकि एफिशिएंसी के लिए अनबाइस्डनेस होना ज़रूरी है। तो ये इसका मतलब इसमें से हम चेक नहीं कर सकते कि कौन सा जो है वो एफिशिएंट है, क्योंकि इसमें एक अनबाइस्ड है और एक बाइस्ड है, दोनों का बाइस्ड होना अनबाइस्ड होना ज़रूरी है एफिशिएंसी के लिए। ठीक है, अब t1 और t2 में देख लेते हैं कौन सा एफिशिएंट है। तो t1 ये दिया गया है और t2 इनका वेरिएंस ले लेते हैं। t1 है x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3 और t2 जो है वो है 2x2 माइनस x4 प्लस 4x5 प्लस x8 डिवाइडेड बाय 6। अब हमने एफिशिएंसी चेक करनी है, तो टेकिंग वेरिएंस ऑन बोथ साइड, तो इधर भी VAR वेरिएंस आ जाएगा, इधर भी वेरिएंस आ जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाय 3। वेरिएंस की प्रॉपर्टी है जब कोई कांस्टेंट बाहर आता है तो स्केयर होके बाहर आता है, तो वेरिएंस आ जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 के। x1 x2 x3 इंडिपेंडेंट है, 3 का स्केयर क्या होगा 9, तो x1 x2 x3 इंडिपेंडेंट, तो वेरिएंस फर्स्ट वाले के साथ भी आ जाएगा प्लस वेरिएंस दूसरे के साथ भी आ जाएगा, वेरिएंस तीसरे के साथ भी आ जाएगा। अब यहाँ पे बताया हुआ है कि x1 x2 x8 की जो वेरिएंस है वो क्या है सिग्मा स्केयर,
तो वेरिएंस ऑफ x1 भी सिग्मा स्क्वायर है प्लस वेरिएंस ऑफ x2 भी सिग्मा स्क्वायर है, वेरिएंस x3 भी सिग्मा स्क्वायर है। तो सिग्मा स्क्वायर प्लस 3 सिग्मा स्क्वायर, ये 9 आ जाएगा। तो 1/9 3 सिग्मा स्क्वायर आ गया, ये कैंसिल हो गया। तो सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3, ये आंसर आ गया वेरिएंस। अब वेरिएंस ऑफ इसका लेते हैं, टेकिंग वेरिएंस ऑन बोथ साइड्स। तो वेरिएंस T2 मैं डायरेक्ट ले रहा हूँ, अगर लिखना चाहे तो प्रॉपर तरीके से ऐसे है 2x2 माइनस x4 प्लस 4x5 प्लस x8 डिवाइडेड बाय 6। 6 इज़ अ कांस्टेंट, कांस्टेंट स्क्वायर होकर बाहर आ जाएगा। तो वेरिएंस पहले वाले के साथ भी आ जाएगा 2x2 माइनस, याद रखें जब वेरिएंस अप्लाई होता है, वेरिएंस इज़ अ स्क्वायर क्वांटिटी, क्योंकि वेरिएंस को शो करते हैं एस स्क्वायर से। वेरिएंस इज़ अ स्क्वायर क्वांटिटी, जो स्क्वायर क्वांटिटी होती है वो नेगेटिव को क्या कर देती है, पॉजिटिव में कर देती है। तो वेरिएंस x4 प्लस 4 वेरिएंस ऑफ x4 x5 वेरिएंस प्लस वेरिएंस ऑफ x8। फिर दोबारा देख लें, वेरिएंस इसके साथ भी आ गया, ये नेगेटिव था, पॉजिटिव क्यों हो गया, क्योंकि वेरिएंस एस स्क्वायर है, स्क्वायर क्वांटिटी नेगेटिव को क्या करती है, पॉजिटिव। तो वेरिएंस इसके साथ भी आ गया, वेरिएंस इसके साथ भी, थर्ड के साथ भी और फोर्थ के साथ। तो 1/36 आ गया। 2 इज़ अ कांस्टेंट, कांस्टेंट स्क्वायर होकर बाहर आएगा, तो 2 का स्क्वायर वेरिएंस x2 आ जाएगा प्लस वेरिएंस x4 प्लस 4 कांस्टेंट है, स्क्वायर होकर बाहर आ जाएगा, तो वेरिएंस x5 यहाँ पे प्लस वेरिएंस x8 आ जाएगा। ठीक है, तो मज़ीद इसको नीचे ले जाते हैं ताकि ये वाला मैं इधर ले आता हूँ। ये आ गया 1/36 वेरिएंस ऑफ T2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 आ गया, तो 4 वेरिएंस ऑफ x2 प्लस वेरिएंस ऑफ x4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 वेरिएंस ऑफ x5, तो ये प्लस वेरिएंस ऑफ x8। अब x2 x4 x5 x8 का जो वेरिएंस है, सब का जो वेरिएंस है वो क्या है, सब का x1 x2 x8 से लेकर सबका वेरिएंस क्या, सिग्मा स्क्वायर। तो ये पुट कर देंगे सिग्मा स्क्वायर, तो ये आ गया 1/36 4 सिग्मा स्क्वायर प्लस 16 सिग्मा स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर, ये सिग्मा स्क्वायर 16 सिग्मा स्क्वायर 4 और 16 20 और ये 22 आ गया 1/36 22 सिग्मा स्क्वायर। ये कट रहा है 2 11 22 2 18 36, तो 11/18 सिग्मा स्क्वायर आ गया वेरिएंस ऑफ T2। ये वेरिएंस ऑफ T2 आ गया, ये हमारा जो था वेरिएंस ऑफ T1 था, इधर वेरिएंस ऑफ T1। तो वेरिएंस ऑफ T1 हमारा क्या है, सिग्मा स्क्वायर बाय 3। अब क्या करेंगे, वेरिएंस ऑफ T1 डिवाइड बाय वेरिएंस ऑफ T2, डिवाइड क्यों कर रहे हैं, चेक करने के लिए कौन सा एफिशिएंट है। तो यहाँ पे सिग्मा स्क्वायर बाय 3 आ जाएगा, यहाँ 11/18 सिग्मा स्क्वायर आ जाएगा, ये सिग्मा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा 1/3। ठीक है, ये सिग्मा स्क्वायर से कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा 1/3, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 18/11, ये कट रहा है 3 6 18, तो 6/11 आ गया। 6/11, 6 को 11 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा, 6 को 11 पे डिवाइड करना 0.0, 11 5 55, फिर 11 5 55, यानी 0.56 इज समथिंग लाइक दिस आ जाएगा। ठीक है, 0.56 आ जाएगा डिवाइड किया तो ये क्या आ गया, लेस देन 1 आंसर आ गया। अगर दोनों की रेशो ली जाए लेस देन 1 आंसर आए तो इसका मतलब जो ऊपर वाला होगा वो एफिशिएंट होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखना है, देयरफॉर T1 इज, लफ्ज़ यूज़ करते हैं मोर एफिशिएंट, यहाँ पे लिखना है एफिशिएंट, अकेला एफिशिएंट नहीं लिखना, मोर एफिशिएंट। देयरफॉर T1 इज मोर एफिशिएंट देन T2। इस जो गलती होती है ना ज़्यादा, वो ये गलती है जो आपने ज़हन में रखनी है। ये देखें, ये -x4 था, जब वेरिएंस -x4 पे अप्लाई हुआ ये प्लस हो गया। क्यों प्लस हुआ है,
क्योंकि याद रखना है जो वेरिएंस होता है वो एस स्क्वायर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन एस होता है, वेरिएंस एस स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर क्वांटिटी क्या करती है, स्क्वायर क्वांटिटी जब भी अप्लाई होती है वो नेगेटिव को क्या कर देती है, पॉजिटिव कर देती है। ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन जो गलती होती है वो गलत होने का अमकान यहाँ पे होता है। मैं प्रैक्टिस के क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, लिख लें आपके लिए। आपको T1 दिया गया है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 और T2 दिया गया है 1/2 x3 प्लस 1/2 x2। ये T1 T2 दिया गया, इसमें x1 x2 x3 जो दिए गए हैं वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन जो है वो म्यू है और वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। मीन म्यू है, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है, ठीक है। तीनों का मीन म्यू है, तीनों का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर है। अब आपने क्या करना है, T1 फाइंड करना है। T1 एंड T2 आर अनबाइस्ड एंड विच वन एस्टिमेटर इज मोर एफिशिएंट। ये प्रैक्टिस के लिए कि दोनों का एक्सपेक्टेशन लेनी है। अगर वो इसका भी म्यू आ जाता है इसका भी म्यू आ जाता है तो अनबाइस्ड हो गए, तो दोनों का वेरिएंस लेना है, जिसका वेरिएंस कम आएगा वो अनबाइस्ड होगा, ठीक हो गया। वन बाई टू इस पे ना ये ऐसे कर लें, इसमें प्लस x3 कर लें डिवाइड बाई 3 कर लें। थोड़ा सा चेंज किया क्वेश्चन को, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 है। T2 जो है 1/2 x3 है प्लस 1/2 x2 है। अब ठीक है, यानी ये तीनों का सम डिवाइड बाई 3 है, ये x3/2 x3/2। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।